उदाहरण के रूप में मैं कहता हूँ कि जब गांव में किसी गरीब आदमी को बीमारी हो जाया करती थी तो उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी या किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रखना पड़ता था। तो आपको क्या लगता है भाई साहब कि श्योपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आपको टिकट मिलेंगे तो 20 लाख आपको देंगे, तो क्या आप 20 लाख लेंगे? तो किसानों की भी मुख्य समस्या चल रही है यूरिया क्या उपलब्धता ना होना। तो यूरिया में जो गैस डलती है वो गैस आती है विदेश से। एबीवीपी में भी आप रहे, युवा मोर्चा में भी रहे, और जो मेन विंग्स होती है उसमें भी आप जिलाध्यक्ष के पद पे रहे। बचपन से उसी कार्य को करते चले आए। जिलाध्यक्ष जी बने तब आपकी सरकार नहीं थी कि राजनीति में आइडियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है या विनिंग एबिलिटी? आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति करिए। एक नारा सिखाया जाता था, मत अनेक किंतु निर्णय एक। साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे भविष्य में एक उदाहरण पेश हो जाए कि ऐसा करेंगे तो इस प्रकार की सजा मिलेगी। ऐसे कोई 3 नेता जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? सचिन पायलट को पसंद करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम लोग श्योपुर के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या पॉलिटिकल में जो एक्टिव पर्सन होते हैं उनके साथ उनके इनसाइट्स को जानते हैं। आज हमारे साथ इसमें जो मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, युवाओं में अपनी अलग पहचान रखने वाले और हम सबके प्रिय आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमें अपने बहुमूल्य समय में से टाइम दिया और इस विषय पे चर्चा करने के लिए, जहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि जो नेशनल कुछ इश्यूज़ होते हैं या सोशल इश्यूज़ होते हैं उन पे आप क्या राय रखते हैं, युवाओं के प्रति आपका क्या विचार है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका भाई साहब हमारे इस पॉडकास्ट में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो भाई साहब शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पहले से विदित है कि आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपने शिक्षा वगैरह किया, लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि राजनीति के प्रति आपका जो आप आए राजनीति में उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं भी आपने जैसा कहा कि छोटे से गांव एक लात से आया और यहाँ पढ़ने के लिए आया, और पढ़ते जब स्कूल में पढ़ता था और जब महाविद्यालय में गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो है संपर्क में आया, और विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा राष्ट्र सेवा के प्रति जिस प्रकार का जज्बा विद्यार्थी परिषद में रहता है, वहाँ लोग काम करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो लगा कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद में काम करना चाहिए। और वहाँ धीरे धीरे काम करते समाज की जिस प्रकार से व्यवस्थाएं देखते हैं, उन सबसे लगा कि हमको विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो जैसे भाई साहब आपको प्रेरणा मिली, ऐसे कई युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलती है, और आजकल युवा भी राजनीति में कई लोग जो सक्रिय हैं, जो आना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि वो राजनीतिक अगर क्षेत्र में कार्य करना चाहें तो उन युवाओं का आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा उन सब युवाओं से आग्रह है कि युवा कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, और युवाओं को केवल आक्रोश प्रकट करने वाला नहीं होना चाहिए, युवा को व्यवस्था परिवर्तन वाला होना चाहिए। और मेरा उन सबसे युवाओं से आग्रह है, माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में जो है प्रवेश कराएंगे। उसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि यूथ जब रहेगा तो उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण परिवर्तन का रहेगा, और समाज में जब अच्छे परिवर्तन होंगे, जब अच्छे लोग आएंगे, तो राजनीति में जो समाज सेवा का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों की दशा दिशा राष्ट्र का जो है भविष्य, राजनीति में चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब चीज़ों का निर्धारण होता है, इसलिए युवाओं से आग्रह है कि आप आइए, आक्रोश प्रकट मत करिए, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आप दृढ़ संकल्पित होइए और मन से काम करिए। अच्छा जी भाई साहब। तो भाई साहब आप एबीवीपी में भी आप रहे, युवा मोर्चा में भी रहे, और जो मेन विंग्स होती है उसमें भी आप जिलाध्यक्ष के पद पे रहे। तो एबीवीपी से लेकर युवा मोर्चा तक का और जिलाध्यक्ष जी का ये सफ़र रहा, ये कैसा रहा आपका, और क्या क्या चुनौतियों का आपको उसमें सामना करना पड़ा? आप जब हम मनुष्य जीवन में हैं तो सभी चीज़ों में संघर्ष तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा मन अच्छा हो और किसी कार्य के प्रति, उद्देश्य के प्रति हमारी दिशा ठीक हो, दिशा और दशा यदि हमारी ठीक है, हमने तय कर लिया है कि हमें उस स्थान पर जाना है, तो धीरे धीरे आप काम करते करते, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, इसके बाद मैं युवा मोर्चे में गया, तो युवा मोर्चे में भी हमने पूरे जिले का नेतृत्व किस प्रकार से ठीक लोगों को हमको लाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, युवा जोड़ो अभियान किया, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव वाले कार्यक्रम कैसे हों, उन सबके बीच में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी रचनात्मक कामों को किया। बाद में मैं जब भाजपा का अध्यक्ष बना तो ये जो विद्यार्थी परिषद का अनुभव है,
यहाँ पर समन्वय के साथ कैसे काम करना चाहिए, सब चीज़ों को वो धीरे धीरे काम करते करते मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा। तो अध्यक्ष रहते हुए भी मुझे इस बात का इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई कि बचपन से उसी कार्य को करते चले आए। और ये बात तो सही है कि चुनौतीपूर्ण रहता है, जब राजनीति में काम करते हैं तो समन्वय बिठाना, सीनियर नेता रहते हैं, वरिष्ठ नेता रहते हैं, लेकिन मुझे इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं आई कि सब वरिष्ठ नेताओं से मैंने जो है उनके अनुभव से मार्गदर्शन लिया, उनसे सीखा, उनसे पूछा और मिलकर अच्छा काम करते रहे। जी, तो भाई साहब आपने जब आप जिलाध्यक्ष जी बने तब आपकी सरकार नहीं थी, तो उस समय में जो चुनौतियाँ या फिर आपने कैसे युवाओं को जोड़ा? दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि आपके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के बाद ही अनेकों को ये लगा कि मतलब जिलाध्यक्ष कैसे वर्किंग करता है। आपकी जो कार्यशैली थी, जो आपने ग्राउंड पे जाके वर्क किया या पर्सन टू पर्सन आप मिले, क्योंकि कई बार जिलाध्यक्ष जी ओनली जो पार्टी होता है तो पार्टी को छोड़कर आपने जनता से आपने डायरेक्ट संवाद बनाया, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो भी इसमें है सीखना चाहते हैं आपसे, जो कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आपसे क्या सीख ले सकते हैं? मैं तो हर कार्यकर्ता को बोलता हूं कि जब पार्टी को जिम्मेदारी देती है, जवाबदारी देती है, तो संगठन के कार्य के साथ साथ हमको जनता के बीच में भी संवाद करते रहना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए। और जब हम किसी राजनीतिक दल के किसी अध्यक्ष हैं तो उस अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि हम उस दल को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाएं। हम युवाओं से बात करें, महिलाओं से बात करें, मजदूरों से बात करें, सबके साथ समन्वय बिठा के और पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़े, इसके लिए काम करना चाहिए। और इस काम को करते करते कई बार यह बात सही है कि मैं तो बहुत सारे युवाओं से कहता भी हूँ कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति करिए, केवल और केवल हम केवल देखने के लिए आ जाएं कि नहीं राजनीति में आनंद है, ये यहाँ पर राजनीति में जब आप सक्रिय रूप से कार्य करोगे तो बहुत आपका जो पारिवारिक जीवन है और आपका जो एक निजी जीवन होता है, वो निजी जीवन सार्वजनिक जीवन हो जाता है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में फिर सब लोगों का अधिकार होता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर आप रात तक काम करो, रात तक लोगों के बीच में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोग विश्वास के साथ आते हैं। तो जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने ये प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा साथियों का मुझे बहुत सहयोग रहा, हमारे बुजुर्गों का क्षेत्र के बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत सिखाया। और वो जितना मैंने काम नहीं किया उससे ज़्यादा आशीर्वाद उनका रहा। मैं लगातार कार्यालय बैठता था। कई लोग मुझसे कहते थे कि भाई साहब आपसे पहले जो है हम लोग, कई लोग नए युवा, उनको मालूम नहीं था कि राजनीतिक दल में कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष का क्या क्या काम होता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके अध्यक्ष आने के बाद हम जानने लगे कि पार्टियों में अध्यक्ष काम करते हैं। तो इस प्रकार का भाव यदि उनका है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल मैंने अकेले ने काम नहीं किया है, लंबी एक श्रृंखला भाजपा को खड़ा करने में लोगों की रही, लेकिन जैसा युवाओं का जो है सहयोग रहा, उनका स्नेह जो मेरे पे रहा, वास्तव में आज पूरे क्षेत्र के युवा जब भी मैं जाता हूं तो कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है भाई साहब आ गए या भैया आ गए, या जो चर्चा का विषय उनके साथ रहता है। मैं भी बुजुर्ग हो तो उनके गांव में जाकर उनके साथ नीचे खाट पर भी बैठ जाता हूं, तो उनको अच्छा ऐसा लगता है कि हमारे बीच का बालक है, हमारे बीच का बच्चा है, और तो प्रसन्नता होती है। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव के माहौल में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि गांव का परिवेश कैसा है, इसलिए कोई काम करने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और संगठन में आपने कार्य किया है भाई साहब, तो एक हम थोड़ा इंसाइट आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग मत होते हैं। आप जब जिलाध्यक्ष रहे होंगे तो किसी विषय पे अलग अलग मत आए होंगे, उसको आप कैसे आपने टेकल किया और किस तरीके से उसे सर्वसामान्य की राय बनाकर आप कार्य करते थे? जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो हमें एक नारा सिखाया जाता था, मत अनेक किंतु निर्णय एक। और इसलिए किसी भी विषय में जब हमारे मत अनेक होते थे, अच्छा है कोई हमसे बेहतर बता सकता है, लेकिन जब बैठकर राय होती है फिर संगठन का निर्णय है। मैं सब लोगों से जिम्मेदारी के साथ कहता था भी एक बार हम निर्णय जब करते हैं तो निर्णय कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है और कई बार निर्णय में चूक भी हो जाती है। चूँकि काम करता है उसी से चूक होती है, उसी से गलतियाँ होती है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम लोग समन्वय के साथ बैठते थे, सब लोगों को बैठकर, अगर अलग अलग मतभेद भी कोई के किसी विषय को लेकर थे, लेकिन हमने कभी उनमें मनभेद नहीं होने दिया और सब लोगों को समन्वय के साथ लेकर चलते रहे। तो भाई साहब आपने बताया कि संगठन की कार्यशैली, एक प्रश्न और आजकल कईयों के मन में होता है कि राजनीति में आइडियोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है या विनिंग एबिलिटी? कई बार हमें लगता है कि हम लोग, जैसे कई लोग मर्ज होते हैं या ऐसा होता है, तो पार्टी आइडियोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करती है या फिर विनिंग एबिलिटी को ज़्यादा देखती है? किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा उसकी आत्मा है और विचारधारा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए विचारधारा उसकी आत्मा है और उसमें जो विजय प्राप्त करनी है,
जीत करनी, वो उसका मार्ग है, वो उसका रास्ता है। इसलिए दोनों का समन्वय बिठालना, यदि आपको स्थायी राजनीति करनी है और पारदर्शिता के साथ राजनीति करनी है, तो हमारा जो विचार है उस विचार को हम कभी छोड़ नहीं सकते। उस विचार के साथ प्रगति करते हुए विचार ही आपको विजय की ओर ले जाता है। इसलिए विजय, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है विचार हमारा है वो प्रबल रूप से मजबूत रहना चाहिए। जिसका विचार मजबूत है वही आगे बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ भाई साहब कुछ नेशनल इशू पे भी आपकी राय हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि युवा चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जो इशू है वो सभी सनातनियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, गौ माता का इशू, और वो पूछना भी आपसे बनता है क्योंकि आप फ्यूचर में आप ही लोग रोल प्ले करने वाले हो। तो क्या होता है भाई साहब कि जो आपकी मेन पार्टी है बीजेपी, जो है राइट विंग पार्टी इसको कहा जाता है, कि इसके शासन में हम लोग कई बार देखते हैं गौ माता के लिए जो कार्य होना चाहिए, जैसे मैं अभी जो मेन आंदोलन चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उसके लिए गौ सम्मान अभियान भी चला था। उसका दूसरा चरण जो है 27 जुलाई को आने वाला है। उस विषय में आपके क्या विचार हैं, और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप भी गौ सेवक रहे हैं और गौ के प्रति आपका लगाव रहा है, तो आपका व्यक्तिगत रूप से भी इसमें क्या सुझाव है कि गौ माता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ तो गाय का बड़ा महत्व है। और गाय का केवल सनातन संस्कृति में ही नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें तो गाय का बड़ा महत्व है। अभी मैं एक कार्यशाला से ही आ रहा था तो उन्होंने बताया कि एक गाय के गोबर से 10 एकड़ भूमि में कृषि की जा सकती है। और इसलिए गाय को भगवान कृष्ण स्वयं आकर और भगवान कृष्ण ने गायों चराई थी, और एक प्रकृति के प्रति जो उनका संदेश था, चाहे गोवर्धन पूजा को लेकर सबको, तो गाय जो इसको हम माता कहते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन समाज परिवर्तन जब होता है, चूँकि भारत में विविधता है, बहुत सारी जातियाँ रहती है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हम सबसे ये समाज परिवर्तन जब होता है तो सब लोग मिलकर गाय को गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा मिलना ही चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरी राय भी है, और मैं सरकार से भी इस प्रकार की जो बात आती है, जन समर्थन जो होता है, सरकार के पास जब जन समर्थन जाता है तो सरकारें जो होती है लोकतंत्र में जन समर्थन से काम करती है। इसलिए हम सब जितने भी सनातनी लोग हैं या गाय के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाले दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, उन सबको भी हमको गाय के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। और इसलिए गाय को राष्ट्रीय माता, गौ माता जो है राष्ट्रीय माता होना चाहिए। एक और विषय अभी हमारे गवर्नमेंट में चल रहा है, और उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने भी विचार मांगे हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उस पर आप क्या सोचते हैं और आपके क्या विचार हैं? यूसीसी, चूँकि सरकार जो सोच रही है, कानून हम कोई भी ले आएँ, लेकिन जब तक समाज उन कानूनों को नहीं मानता, समाज की राय क्या है, वो एक महत्वपूर्ण अपना पार्ट निभाती है। और इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि इस विषय में समाज क्या कहता है। जब हम एक देश के नागरिक हैं, हम सब समान रहते हैं, जब समान रहते हैं, हमारा एक देश है, तो फिर क्यों नहीं हम एक समान अधिकार हम सबको हो, एक समान कानून हम सबके का हो। और इसलिए मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। इसके अलावा भाई साहब कुछ जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, जैसे पेट्रोल में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस हाइक हो रही है, या फिर युद्ध की वजह से लगता है कि महंगाई का स्तर जो बढ़ेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं कि मतलब महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इस पर आपके क्या विचार हैं नेशनल में? क्योंकि अभी ये इशू जो पेट्रोल की प्राइस हाइक हो रही है, सभी लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा प्रभावित होता है, इस पर आपके क्या विचार? एक जब हम विश्व स्तरीय बात करें तो महंगाई पूरे विश्व में ही बहुत लगातार बढ़ रही है, और इसलिए उस परिस्थिति में भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे पेट्रोल डीजल को लेकर है, मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि मांग और पूर्ति पर सब कुछ निर्भर करता है। हम कई बार पैनिक पैदा कर देते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मिलेगी। गैस के विषय में भी यही हुआ, गैस नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। मुझे उपयोग में एक गैस आना है, लेकिन मेरे पास खाली 3 रखे हैं, तो मैंने तीनों भरा लिए। जब मैं तीनों भराने के लिए लाइन में लगने लगा तो एक बड़ी लंबी लाइनें लगने लगी। ऐसे ही डीजल पेट्रोल को लेकर भी जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, तो मांग और पूर्ति एक सामान्य दर से चल रही है। आपको जितनी आवश्यकता है उतना आपको मिल रहा है, लेकिन हम उसको जब स्टॉक करने लगते हैं, जब हम उसको रखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए कई बार दिक्कत आती है। सरकारें बहुत बार प्रयास करती है, बहुत लगती भी है, लेकिन यह एक पूरे विश्व स्तरीय समस्या है।
और इसका समाधान सरकारें लगातार समय समय पर करती भी है। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। अब कुछ हमारी स्टेट को रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, और मेनली जो क्वेश्चन है वो है युवाओं में भी कई बार डिस्कस होता है। इस सरकार जो है फ्रीबीज देती है कि भाई कई बार कुछ कई योजनाओं के जरिए कैश देना या कोई ऐसे प्रकार के लाभ देना, और कहीं ना कहीं उसका बोझ जो है वो गवर्नमेंट पे ही आना है और लास्ट में जाके टैक्स पेयर पे आना है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, और क्या ये सही है नहीं है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमको लगता है कि गरीब आदमी के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें जिनको आवश्यक है उनको तो हमको करना चाहिए। कई बार उदाहरण के रूप में मैं कहता हूँ कि जब गांव में किसी गरीब आदमी को बीमारी हो जाया करती थी तो उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी या किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड जब लाए, 5 लाख तक का इलाज का जब विषय किया, तो कहीं ना कहीं उस गरीब को उसकी ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाती, और दूसरा वो जब अस्पताल में जाता है तो उसके 5 लाख तक का इलाज होता है तो उसकी जान बचती है। इसलिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको तो करना चाहिए, लेकिन आवश्यक चीज़ों के साथ साथ वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, फ्री में देकर। और हम उनको इस प्रकार की आदत, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे इस देश में समानता के साथ सब कैसे आएँ, इसके लिए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी हमको विकास की धारा में वो कैसे आए उसका प्रयत्न करना चाहिए। जी भाई साहब, क्योंकि कई बार चुनाव के टाइम में ऐसा होता है कि हम 4,000 देंगे तो हम 8 देंगे। उसका कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि इसको रोक लगाना ज़रूरी है, वरना राज्यों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होगा। अगला भाई साहब एक और मुद्दा जो है वो है स्टूडेंट की वैकेंसी का। विद्यार्थी जो है जीवन से पढ़ता आ रहा होता, तैयारी करके सपने के साथ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। कई बार उसमें हम लोग सुनते हैं कि फर्जीवाड़े भी होते हैं, और कई बार वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, कैलेंडर टाइम पे नहीं होना। इस पे आप एक युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई युवा इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो इस पे आपके क्या विचार हैं और क्या प्रयास कर सकते हैं भाई साहब? ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए इसमें हर व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, चाहे देश की सरकारें हों, प्रदेश की सरकारें हों, या व्यक्तिगत रूप से उस संस्था में काम करने वाले लोग हों। उन सबको भी इस विषय में बहुत संवेदनशील, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ता है तो रात रात भर पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, और इस बात को लेकर मेहनत करता है कि मैं जब मेहनत करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे जो नौकरी प्राप्त होगी, उस नौकरी के माध्यम से जितनी योग्यता उसमें वो अर्जित करने का प्रयास करता है, उससे वो राष्ट्र सेवा का भाव भी उसके मन में होता है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, उच्च पदों पर जाऊंगा, परिवार का नाम रोशन करूंगा, जिले का नाम रोशन करूंगा और एक अच्छे पद पर मैं जाऊंगा। इसलिए बहुत वो पढ़ते समय उसके मन में बड़े भाव रहते हैं, और जब इस प्रकार का छल कपट हो जाता है या कहीं ना कहीं लोग उसमें जब गड़बड़ करते हैं, जब परीक्षाओं में जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं आती है, तो उस छात्र के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए ऐसे विषय में तो मैं सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे भविष्य में एक उदाहरण पेश हो जाए कि ऐसा करेंगे तो इस प्रकार की सजा मिलेगी। तो इसके अलावा भाई साहब श्योपुर के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर भी हम आपका विचार जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से नेशनल और स्टेट के मुद्दों को समझाया, तो आपको क्या लगता है भाई साहब कि श्योपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसे आप, अगर आपको, जैसा कि आप कार्य करते भी रहते हैं, जिसे आप चेंज करना चाहेंगे या सोल्व करना चाहेंगे, ऐसी क्या मुख्य समस्याएं आपको लगती है? हमारे यहाँ क्या है, तो हम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हम कृषि प्रधान हमारा जिला है, और जब तक हमारे यहाँ कोई बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़े उद्योग आने चाहिए जिससे कुछ लोगों को रोज़गार यहाँ प्राप्त हो। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो या व्यवसाय की दृष्टि से हो, बाहर जाते हैं, हमारे जिले को छोड़कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ ये प्रयत्न करना चाहिए। मेरा भी ये प्रयत्न रहता है, मैं कई बार जो है ऊपर भी बात करता हूँ जहाँ जिम्मेदार जगह है अपने वहाँ नेताओं के जाकर, कि हमारे यहाँ उद्योगों की बड़ी आवश्यकता है। कृषि से संबंधित कोई हम अच्छे उद्योग लाएँ, जब उद्योग आएंगे तो हमारे यहाँ विकास का रास्ता एक बनेगा। हमारे यहाँ चूँकि इस बात के लिए हमारे नेतृत्व को धन्यवाद कि रेलवे का जो है हमारे यहाँ आ गई है, और उसका कार्य बहुत तेज़ गति से हो गया है, शुभारंभ भी उसका हो गया है। सबलगढ़ से लेकर वो वहाँ तक आने लगी है, उन्होंने सबलगढ़ कोटा भी वो जुड़ने वाली है, इससे भी हमको उसमें लाभ मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है। हमारे बच्चे जिस प्रकार से कई बार कहते हैं कि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ये बात सही है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम कोटा तैयारी करते हैं, ग्वालियर करते हैं या भोपाल या अन्य स्थानों पर जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ उस गरीब परिवार पर पड़ता है। कई बार लोग सक्षम नहीं होते भेजने के लिए, तो हमारे यहाँ
इस बात का हमें प्रसन्नता है कि अब बच्चे यहाँ भी पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो श्योपुर में आएंगे, फिर भी यहाँ भी उच्च शिक्षा को लेकर और बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जो भी नेतृत्व या हमारे समाज के जिम्मेदार जवाबदार लोग हैं, उन सबको मिलकर इसमें ठीक प्रयास करना चाहिए, जिससे शिक्षा की स्थिति, उद्योगों की स्थिति और यहाँ रहने वाले हमारे किसान हैं उन सब की स्थितियाँ ठीक हो। इसके लिए किसानों के क्षेत्र में भी, किसानों के लिए भी बड़ी संभावनाएँ हैं, वहाँ भी हमको काम करने की आवश्यकता है। किसानों की बात से भाई साहब, अभी जो किसानों के लिए मुख्य समस्या चल रही है वो यूरिया का उपलब्धता ना होना। तो किसान जो है हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि आप किसान परिवार से आए हैं, आपने देखा है कि वो पानी में चलता है, लाइनें लगता है 3-3 दिन तक। तो उस समस्या को लेकर मतलब उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है, शायद कई बार कट्टा छोटा उनका शायद इस बार कर दिया है। तो उस बारे में एक किसान के होने के नाते आप के क्या विचार हैं और क्या चाहते हैं, आप क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं? किसान हमारा अन्नदाता है, और उस समय जब देश में या विश्व में भुखमरी हुआ करती थी, लोग अनाज पैदा नहीं होता था, उस समय हमारे किसान ने बहुत मेहनत की, मेहनत करके और हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति के माध्यम से अन्नदाता ने सबका पेट भरने का काम किया। मैं चूँकि इसको राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक किसान का बेटा होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते आपकी इस संदेश को देना चाहता हूँ। यूरिया में जो गैस डलती है वो गैस आती है विदेश से, और जो हमारे यहाँ डीएपी बनता है, उस डीएपी में जो अमोनियम सल्फेट जो आता है वो भी विदेश से आता है। कच्चा माल कुल मिला के उनको बनने का विदेश से ही आता है। हम इस विषय में आत्मनिर्भर नहीं है। ये रासायनिक खाद जो है वो उनका कच्चा माल विदेशों से ही आ रहा है, हमारे यहाँ उसकी उपलब्धता नहीं है। हम धीरे धीरे इसको कैसे कम करें, इसका प्रयत्न हमको करना चाहिए। हमने कई बार क्या है, इस मातृभूमि के प्रति और इस ज़मीन के प्रति जो हमारा भाव श्रद्धा का था उसको कम कर दिया है। पहले हम जब हमारे पास बैलगाड़ी हुआ करते थे, जब हम हल चलाते थे तो उसकी मिट्टी की पूजा करते थे। आज रासायनिक दवाओं के कारण धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी ज़मीनें खराब हो रही है, और इसलिए यूरिया, ये बात सही है कि किसान को मिलना चाहिए, एकदम से तो काम चलने वाला नहीं है। सरकार प्रयत्न भी कर रही है, किसान को दिक्कत भी नहीं आने देंगे। इस बार टोकन सिस्टम भी कर दिया है, डीएपी की भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गलत असर पड़ रहा है, लोगों में बीमारियाँ हो रही है, कैंसर हो रहा है। यदि विकास होना चाहिए, बिल्कुल किसान को सब चीज़ें मिलनी भी चाहिए, लेकिन अत्यधिक उपयोग उनका कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर जो गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम भारत के नागरिक हैं, और इस नाते से यदि हमारी आने वाली पीढ़ी यदि बीमार हुई और बच्चों को इस प्रकार से बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आना, उनको बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर उनके बीच में है, इस प्रकार की समस्याएं, उनको भी कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ, हमको समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भाई साहब एक और इशू है जो भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चलता है, कास्ट पॉलिटिक्स। और इस पे आपके क्या विचार हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स का कितना महत्व है, या फिर कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ कहने के लिए होती है, ऐसा नहीं है? मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार लोग मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं कि जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी कोई जाति नहीं होती है, सभी जाति के लोग उसके बंधु हैं, उसके भाई है, उसके रिश्तेदार है, उसके नातेदार हैं, और इसलिए वो बहुत विश्वास और श्रद्धा के साथ उस राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ता के यहाँ, व्यक्ति के यहाँ आते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि राष्ट्रवाद हमारे प्रथम सोच में होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का नागरिक है, और राष्ट्रवाद सबसे पहले है। इसके बाद हम समाज की बात करें, समाजवाद की बात करें। जातिवाद का मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पूरे कार्य क्षेत्र में, मेरे 26 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी भी मैंने इस विषय को ना तो कभी अपने दिमाग में लाया हूँ, ना संज्ञान में लाया हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब भाई भाई हैं, और इसलिए ये ज़्यादा महत्व अब रखने वाली नहीं है। लोग अब समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग विकास की बात करते हैं, और इसलिए विकास और इसमें कहीं ना जाति कोई बाधा बनती हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। सब लोग मिलकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं विकास की बात करी तो एक चर्चा ये भी चलती है भाई साहब कि इस बार जो मुकाबला है वो आपका और विधायक साहब जी जो अभी हैं उनका हो सकता है। तो उनका एक बयान आया था कि कहीं 20 लाख अगर आपको टिकट मिलेंगे तो 20 लाख आपको देंगे, तो क्या आप 20 लाख लेंगे? ये जनता का स्नेह और आशीर्वाद है कि जनता इस प्रकार की अपने लिए या मेरे प्रति वो उनकी सोच है, तो उनका आशीर्वाद है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, और राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करती है, बहुत बारीकी से परीक्षण करती है, बहुत बारीकी से देखती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कहीं ना कहीं उस लाइन में, जो आप कहते हैं कि विधानसभा के दावेदार, बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग जो है अपना प्रयास करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जन सेवा उसका एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते कई बार आप बहुत लोगों के संपर्क में रहते हो, इसलिए ये निर्णय तो हमारे संगठन का है कि संगठन क्या करेगा। संगठन जो आदेश देगा, संगठन कहेगा कि आपको जो है इस दायित्व पर आगे बढ़ना है, या कोई बात करेगा तो उस दायित्व पर आगे बढ़ जाएंगे, और संगठन कहेगा कि आपको ये जिम्मेदारी अभी ये निभानी है, तो फिर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसलिए बाबू जंडेल जी जो 20 लाख की बात कह रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पिछड़ा वर्ग जो है ऐसा लेकर, इस बात को कहकर, पिछड़ा वर्ग चूँकि बड़ी संख्या में है, पिछड़ा वर्ग की आबादी हमारे यहाँ 1.5 लाख के करीब है, और इसलिए वो उन पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है उस माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो सब वर्गों को साथ लेकर चलती है। हम सामान्य, पिछड़ा, SC, ST, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को लेकर हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कहा कि भाजपा जो है सामान्य पर ही अधिक विचार करती है, पिछड़ों पर नहीं करती। तो मैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे तो मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों का सम्मान करती है। तो अगर मौका मिलता है तो आप दो हाथ करने के लिए तैयारी में? मैंने आपसे कहा कि मैं पार्टी का हमारा संगठन है, वो जो संगठन जो आदेश करेगा उस संगठन के आदेश का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार। अगर भाई साहब आपको मौका मिलता है तो क्या ऐसे विषय रहेंगे जो आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से नहीं हो पाए शहर के लिए, और वो आपके लिए पहली प्रायोरिटी रहेंगे? युवाओं के लिए जिस प्रकार से मैंने कहा कि रोजगार उनको मिलना चाहिए, इसके लिए एक व्यवस्थित प्रणाली, एक व्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी काम को जब करते हैं तो समय लगता है, लेकिन हम उस विषय में सोचें तो सही। जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर वो काम कैसे होगा। इसलिए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए जिस प्रकार से सरकार आज काम कर रही है, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी उसको ओर है। तो एक सशक्त नेतृत्व जब होता है, काम करने वाला अच्छा व्यक्ति जब होता है, जिसकी सोच विकास क्षेत्र के प्रति अच्छी होती है, तो वो इन सब को लेकर काम करता है। और मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्लान है, जब बैठेंगे तो आपके साथ चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में ये हो सकता है, केवल हवा में नहीं कि मेरे पास तो कि बड़ौदा क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, ढोडर के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, नगर में क्या कर सकते हैं, प्रेमसर की पट्टी में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा पूरा प्लान है। लेकिन जब समय आएगा तो उस विषय में बात भी करेंगे और नेतृत्व को बताकर उन सब कामों को लागू करने का हम काम कराएंगे। तो भाई साहब, अगर भाई साहब के पास पूरा श्योपुर का रोड मैप है विकास का, अगर भाई साहब को मौका मिलता है तो वो पूरे श्योपुर में प्रयास करेंगे। एक आपका एक बहुत महत्वाकांक्षी एक वो मांग भी थी कि गांव-गांव सड़क होना किसानों के लिए, कि हर खेत पे सड़क के लिए आपने कई बार आवाज़ भी उठाई है, और उसको किसानों में बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको देखा भी गया है कि उस मांग को, क्योंकि कईयों के पास सड़क नहीं होती है। तो उस विषय में भी अगर आप कुछ कहना चाहें कि ये सोच तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। जब एक भाजपा का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस गाँव की सड़क के बारे में विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री सड़क लाते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में यह रहता है कि गांव का विकास कैसे हो, ठीक हो। क्योंकि सड़कों से जब तक हमारा गांव नहीं जुड़ेगा तब तक विकास होना संभव नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने BBG राम जी में यह प्रयास किया है कि जो सड़कें हैं वो खेत पर जो जाती है, खेत वाली सड़कों के लिए सर्वाधिक अभी दिक्कत है। लोगों ने रास्ते जो है कम कर दिए हैं, कहीं ना कहीं जो है जमीनों की कीमत बढ़ गई है, तो लोग जो है मेड़ काटने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी शासकीय रास्ते हैं उन सबको BBG राम जी में प्लान से, योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का एक लक्ष्य लिया, ऐसा लक्ष्य आने वाले कल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गाँव-गाँव में सड़क, जो खेत सड़क है वो खेत सड़क का प्लान बनने वाला है। अब भाई साहब हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर का, उसमें आपको क्विकली आंसर देना है और विद इन 5 या 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना होता है। तो हम पूछते हैं आपसे कि अटल जी या मोदी जी? दोनों का नेतृत्व वास्तव में अपने आप में बहुत अच्छा था। किन्हीं एक को आपको चुनना है। अभी वर्तमान समय में माननीय मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो माननीय मोदी जी। ABVP या BJP? ABVP से सीखने की प्रवृत्ति चलती है। वो राजनीतिक संगठन वो छात्रों का है, लेकिन उसके संस्कार भाजपा में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र और राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे कोई 3 नेता जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? राष्ट्रीय स्तर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी। और अगर विपक्ष के पूछे जाएँ तो विपक्ष के आपके कोई 3 नेता?
अभी विपक्ष में चूँकि जिनके बारे में बात करें तो मुझे पूरे परिदृश्य में जिस प्रकार की उनकी स्थिति है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सचिन पायलट को पसंद करता हूँ। अच्छा, सचिन पायलट को आप पसंद करते हैं। और श्योपुर में कोई ऐसा नेता है जिसको आप पसंद करते हैं श्योपुर में विपक्ष में? विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं काम करते करते जिन्होंने अच्छा किया है, उनके लिए जो है जिस प्रकार से बद्री प्रसाद जी जो रावत थे उनके साथ में बहुत बैठता था और उनके विचार इस जो क्षेत्र के प्रति बहुत अच्छे थे, तो मैं उनसे भी प्रभावित। तो राजनीति या समाज सेवा? राजनीति समाज सेवा ही माध्यम होना चाहिए, राजनीति उसका एक सशक्त माध्यम हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ इस सेशन में सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे जवाब दिए और किसी भी जवाब में बैकफुट पे ये नहीं गए, सारे जवाब फ्रंट फुट के करके दिए। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें अपना बहुमूल्य समय देंगे। और अगर आप हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, तो आप भाई साहब मैसेज। आपके चैनल को धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी चीज़ों को, क्षेत्र के विकास की बातों को बहुत गंभीरता से पूछा। क्योंकि मैं युवा हूँ और बहुत क्षेत्र में काम करने के साथ साथ बहुत लोगों के अनुभव मैं देखता हूँ। मेरा सबसे पहले अनुरोध आग्रह ये है हमारे युवाओं से कि हम सोशल मीडिया पर कई बार बहुत सारे लोगों को कोसने लगते हैं, बहुत सारी बातों को, उनको जो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए उसको भी हम करने लगते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप परिवर्तन वाले बनिए, आप उस क्षेत्र में जाकर ठीक प्रकार से काम करिए। लोगों का काम केवल कोसना नहीं होना चाहिए, लोगों की राय तो समय के साथ बदलती रहती है, लोग कुछ भी कहे, आप अपने काम को धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ करते रहिए। मैं लोगों से, बहुत लोगों से संदेश देता रहता हूँ और कहता भी रहता हूँ कि एक समुद्र के किनारे एक बच्चा जो है घूम रहा था और उस समुद्र की लहर में उस बच्चे का जो है चप्पल चला जाता है, तो वो बच्चा लिखता है रेत पर कि समुद्र चोर है। और जब आगे जाता है तो आगे एक मछुआरा मछली पकड़ता रहता है, उस मछुआरे को बहुत मछली मिलती है, तो उस रेत के पर वो मछुआरा लिखता है कि समुद्र जो है मेरा पालनहार है। जब थोड़ा आगे जाता, एक व्यक्ति आगे जाता है तो एक बुढ़िया जो एक बुजुर्ग माता है वो उस किनारे बैठकर रोती रहती है, और चूँकि उसका जवान बेटा उस समुद्र में डूबकर मर जाता है, तो वो जो है माता कहती है, उस रेत पर लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बुजुर्ग जो है उस समुद्र के किनारे घूमता रहता है, और जब वह बुजुर्ग घूमता है तो उसको सीप में एक मोती मिलता है, तो वह बुजुर्ग उस रेत पर लिखते हैं कि समुद्र दानी है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि समुद्र निर्विवाद अपने काम को कर रहा है और लगातार उसकी लहरों में चले मस्त है, और इसलिए उसको कोई चोर लिखता है, कोई दानी लिखता है, कोई पालनहार लिखता है, कोई हत्यारा लिखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना निर्विवाद काम करता रहता है। इसलिए हमको अपने काम को करते रहना चाहिए, किसी की चिंता नहीं करना चाहिए। लोगों की राय तो समय के साथ बदल जाती है, जब चाय में मक्खी गिर जाती है तो हम चाय को फेंक देते हैं, और जब वही मक्खी घी में गिरती है तो हम उस मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लगातार राष्ट्र, समाज और अच्छा काम करते रहना चाहिए। सबसे पहले देश है, देश की बात मन में होना चाहिए, इसके बाद हमारा समाज और क्षेत्र की बात होना चाहिए। मेरा यही आग्रह आपके